Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue our series of CS 502, that is fundamentals of algorithm. सो बेसिकली आज हमने जो है वो इसका लेक्चर नंबर 3 इंशाल्लाह कवर करना है, ठीक है। तो ओवरऑल हम इस लेक्चर में क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। प्रीवियसली हमने एट द वेरी एंड ऑफ लेक्चर नंबर 2 हमने 2 डायमेंशनल मैक्सिमा की बात की थी, तो थोड़ा सा हम उसको ओवरव्यू करेंगे। फिर हम देखेंगे ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम बेसिकली आपके पास क्या है। इसी तरह से हम एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम रनिंग टाइम एनालिसिस की बात करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल मैक्सिमा की। तो अब बेसिकली इफ़ यू डू रिमेंबर, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात की थी कि एक हमने सिनेरियो ले लिया, एक एग्जांपल ले ली, जिसकी हेल्प से हमने ये सारा एल्गोरिदम का बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना था। तो मैंने आपको कहा था कि सपोज़ कि हम कोई कार परचेज़ करना चाह रहे हैं और जो स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी हो और प्राइस कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, लाइक उसकी प्राइस भी ऐसे ज़्यादा ना हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने कहा था कि दो आपके पास फैक्टर्स हैं, एक आपके पास प्राइस है और एक आपके पास क्या है, लाइक उसकी स्पीड है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि ये 2 डायमेंशंस हैं, दो आपके पास फैसेट्स हैं, दो फैक्टर्स हैं। तो हमने उसको 2 डायमेंशनल मैक्सिमा की हेल्प से जो है वो समझने की कोशिश की थी। अब कैसे, फॉर सपोज़ आपके पास जो 2 डायमेंशनल स्पेस है उसमें मैं दो कोऑर्डिनेट्स ले लेती हूँ, एक एक्स और एक वाई। यहाँ पे अब पी क्या है, फॉर एग्जांपल एक कार है, मैं किसी कार शोरूम में गई हूँ, वहाँ पे डिफरेंट मॉडल्स हैं कार के, ठीक है। तो एक कार के दो कोऑर्डिनेट्स को, दो फैसेट्स को, दो लाइक पॉइंट ऑफ व्यूज़ को हमने इकट्ठे डिस्कस करना है, एक एक्स और एक वाई। एक्स आपके पास यहाँ पे स्पीड है कार की, और वाई जो है वो अमाउंट है कि इन केस अगर आप ये पी कार परचेज़ कर लें तो आपकी पॉकेट में यानी कि आपके पास कितनी अमाउंट बच जाएगी, यानी कि उस कार के लिए पे करके उसकी प्राइस दे के बाद में कितनी अमाउंट आपकी पॉकेट में बचेगी, वो वाई है। और इसी तरह से जो एक्स है वो आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ कार है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि पॉइंट पी जो है कोई भी, वो डोमिनेट तब करेगा किसी और पॉइंट क्यू से कब, जब उसके एक्स और उसके वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों लेस देन या इक्वल टू हो क्यू के एक्स और क्यू के वाई कोऑर्डिनेट्स है। कहने का क्या मकसद है कि अगर मैं कार्स के एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात लेके चलूँ, तो फॉर एग्जांपल एक कार पी किसी और दूसरी कार क्यू से सिर्फ तभी डोमिनेंट होगी, तभी डोमिनेट करेगी, तभी हम कहेंगे कि हाँ ये ज़्यादा बेस्ट है, कब, जब फॉर एग्ज़ाम्पल उसके जो लाइक उसकी स्पीड भी अच्छी हो दूसरी कार से, और इसी तरह से आपकी पॉकेट में ज़्यादा अमाउंट भी बच जाए उसको परचेज़ करने के बाद। तो यहाँ पे देखें सेट ऑफ़ n पॉइंट्स है आपके पास किसी भी 2 डायमेंशनल स्पेस में, और सेट ऑफ़ n पॉइंट्स है इसलिए हमने इसको जो है वो p1 से ऑनवर्ड्स pn तक जो है वो नोट किया। तो हम किसी भी लाइक पॉइंट को हम मैक्सिमल या मैक्सिमा तब कहेंगे जब वो बाकी सारे सेट में मौजूद बाकी सारे पॉइंट से डोमिनेंट हो, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा कोऑर्डिनेट ना हो जो उस पॉइंट पी से लाइक ओवरफ्लो कर रहा हो या ओवर डोमिनेट उसको कर रहा हो। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, जो सबसे ज़्यादा एक्सेसिव होगा, सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा होगा, हम कहेंगे कि ये आपके पास मैक्सिमल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल मैक्सिमा की एग्जांपल अगेन आपके पास आ गई कि जो है गिवन अ सेट ऑफ पॉइंट्स पी इक्वल्स p1 p2 अपवर्ड्स अप टू pn इन टू स्पेस, यानी कि हम 2 डायमेंशंस में बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस में, और हम आउटपुट बेसिकली ऐसे सारे पॉइंट्स जो है वो हम मैक्सिमल पॉइंट्स आउटपुट करेंगे जो बाकी सेट में, यानी कि p के सेट में मौजूद बाकी एलिमेंट्स से जो है वो डोमिनेंट हो, मैक्सिमल हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि लाइक 7 13 12 12 14 10 और 15 7 ये जो आपको रेड डॉट से दिखाए गए हैं, जिनके अलॉन्ग ये डॉटेड लाइंस भी आपको नज़र आ रही हैं, तो ये मैक्सिमल पॉइंट्स हैं। अब ये मैक्सिमल पॉइंट्स कैसे हैं, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम को तो हम डिस्कस करते हैं, बट फॉर दिस फॉर नाउ हम क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 4 11 है, अगर ये कोऑर्डिनेट यानी कि ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिया जाए 4 11, तो इफ़ समवन आस्क्स के बताओ कि इस पूरे प्लॉट में, इस पूरे सेट में आपके पास कौन से पॉइंट्स हैं जो 4 11 को डोमिनेट कर रहे हैं। तो देखें 4 11 में बेसिकली 4 आपके पास x है, दैट इज़ द स्पीड ऑफ कार, और 11 आपके पास निगेशन ऑफ प्राइस यानी कि y है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको ऐसे दिखाए गए हैं 7 13 और 12 12 जो डोमिनेट कर रहे हैं 4 11 को। तो अब गौर करें कि ये दोनों पॉइंट्स डोमिनेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखें 7
बड़ा है 4 से x, यानी कि इसी तरह से 12 भी बड़ा है 4 से। और अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो 13 और 12 ये भी दोनों बड़े हैं 11 से। तो इसका मतलब है कि आपने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों को चेकआउट करना है, ठीक है। तो या तो वो लाइक अगर डोमिनेट कर रहे हैं, बड़े हैं, तो आपने कहना है कि हाँ भाई ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैक्सिमल पॉइंट्स हैं। इसी तरह से ये जो 12 12 और 14 10 है, ये दोनों 9 10 पॉइंट को डोमिनेट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि देखें इसका x और इसका x, इन दोनों के x 12 और 14, 9 10 के x यानी कि 9 से बड़े हैं। इसी तरह से 12 और 10, तो देखें अब 12 तो 10 से बड़ा है, लेकिन 10 आपने कहना है भाई ये तो सेम है। तो अगर एक सेम है तो आपने यहाँ पे लाइक x की कंडीशन देखनी है कि 9 तो स्मॉल है फिर भी, तो इसका मतलब है कि 14 10 जो है वो ओवरऑल डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई डोमिनेट करने की बात। तो इस तरह हमें मैक्सिमल पॉइंट्स यहाँ से पता चलते हैं। अब बात हम करते हैं ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम की। अब ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम बेसिकली क्या कहता है कि लाइक आप एक सेट पी लें जिसमें डिफरेंट n नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हों, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम में हमने बेसिकली क्या करना है कि सच एफिशिएंसी को नहीं ज़्यादा कंसीडर किया गया, बस वो कह रहे हैं कि एक सेट पी लें जिसमें n नंबर ऑफ़ पी पॉइंट्स हों, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि इन पूरे सेट में से एक पॉइंट पी आई फॉर एग्ज़ाम्पल लेना है और उसको बाकी सारे पी जेज़ यानी कि बाकी जितने भी आपके पास पॉइंट पीज़ हैं उन सब से कंपेयर करना है, टेस्ट करना है। अगर तो वो पी आई मैक्सिमल कहलाए, यानी कि और कोई ऐसा पॉइंट पूरे सेट में मौजूद ना हो जो उसको डोमिनेट कर रहा हो, तो आपने उस मैक्सिमल पॉइंट को, उस पी आई को आपने आउटपुट कर देना, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जो है वो हम देखते हैं कि एक स्यूडो कोड हमने राइट किया। यही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम में हमने जो है वो क्या करना है। तो स्यूडो कोड में देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास स्यूडो कोड बेसिकली क्या होता है कि हम एक लाइक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कोई कोड लिखते हैं जो सब लैंग्वेजेस यानी कि सी शार्प, C++, जावा, पाइथन, इन सब लैंग्वेजेस के लिए जो है वो इक्वली एप्लीकेबल होता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आप किसी कंप्यूटर पे, किसी मशीन पे उसको रन करेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सिंटेक्स का ख्याल नहीं रखा गया होता। तो स्यूडो कोड में एरर्स ही इतने आ जाएंगे कि कंपाइलर से ही आगे आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि हमने लेक्चर 1 में कहा था कि भाई एल्गोरिदम के कोर्स में हम ऐसे किसी लैंग्वेज को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज इज़ नॉट आवर मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न। व्हाट वी नीड टू डू इज़ टू फाइंड आउट अ बेस्ट एल्गोरिदम, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्यूडो कोड में अगर हम बात करें तो एक फ़ंक्शन है आपके पास मैक्सिमा, जो अपने पास दो आर्ग्यूमेंट्स, दो पैरामीटर्स ले रहा है। एक है एन क्या है बेसिकली नंबर ऑफ़ पॉइंट्स या नंबर ऑफ़ कार्ड्स, जिस तरह हम एग्जांपल जो लेके चल रहे हैं। इसी तरह पॉइंट पी है जिसमें 1 से लेके n तक है, ठीक है। अब देखें एक आउटर फॉर लूप है और फिर एक आपके पास है इनर फॉर लूप। अब जो आउटर फॉर लूप है ना, वो पॉइंट आई को चलाएगा 1 से लेके n तक, यानी कि जितने भी पी पॉइंट्स में लाइक पॉइंट पी के सेट में मौजूद जितने भी पॉइंट्स हैं ना अंदर, वो स्टार्ट से लेके 1 से लेके n तक फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर डू लूप आ गया। डू लूप में डू ने बेसिकली क्या करना है कि मैक्सिमल जो है हमने ये देखना है कि मैक्सिमल है ये पॉइंट या नहीं है, यानी कि मैक्सिमल जो कंडीशन है वो ट्रू है या नहीं है। इसके लिए अब आप आ जाएँ इनर फॉर लूप में। इनर फॉर लूप में अब देखें ऊपर था आई, इसी तरह आई को हमने कंपेयर करना है बाकी सारे जे पॉइंट्स के साथ। तो अब ये हमारे पास आ गया जे, अगेन ये 1 to n जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अब इनर लूप की अगर हम बात करें तो ये वही कंडीशन है जो हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं 2 डायमेंशनल मैक्सिमा की, इफ़ यू डू रिमेंबर। इनर फॉर लूप में हमने क्या करना है कि एक बात तो ये होगी कि आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। यहाँ पे कहने का ये मकसद है कि हम मेक श्योर करते हैं, हम ये मेक श्योर करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इस तरह हो कि कोई भी दो पॉइंट्स आपस में मैच ना करें, यानी कि सारे पॉइंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, एक दूसरे से यूनिक। नेक्स्ट आपके पास ये बात आ गई कि जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉइंट पी आई ले लें या पी जे ले लें, वो सिर्फ खुद से पॉइंट पी आई और पी जे नहीं है, बल्कि उनके अलग अलग से कोऑर्डिनेट्स भी हैं, यानी कि एक्स और वाई, यानी कि स्पीड ऑफ कार और निगेशन ऑफ द प्राइस ऑफ कार, ठीक है। ये एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको साथ बता रही हूँ। तो अब देखें कि अगर एक पॉइंट पी आई है, उसकी स्पीड दूसरे पॉइंट पी जे से कम है या उसके बराबर है, और इसके साथ साथ जो उसकी निगेशन ऑफ प्राइस है वो भी कम है या बराबर है दूसरे पॉइंट पी जे के वाई कोऑर्डिनेट से, तो फिर हम क्या कहेंगे कि इसका मतलब है कि ये तो लेस देन है, लाइक
स्मॉल है, स्पीड इसकी कम है, तो हमने तो कहा था कि भाई मैक्सिमल ट्रू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमल फॉल्स बन गया। क्यों? क्योंकि हम आई को कंपेयर कर रहे थे और हम आई को मैक्सिमम बनाना चाहते थे, लेकिन आई तो मैक्सिमल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके एक्स और उसके वाई दोनों कोऑर्डिनेट एंड है ना दरम्यान में, तो इट मीन्स बोथ ऑफ द कोऑर्डिनेट्स वो लेस देन है, स्मॉलर हैं या फिर इक्वल हैं। किससे? दूसरे जिस पॉइंट से हम कंपेयर करना चाह रहे थे उससे लेस देना है, और हम तो चाह रहे थे कि वो मैक्सिमल हो। तो अब वो क्योंकि मैक्सिमल नहीं है तो हम कहेंगे कि मैक्सिमल फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे आ गई ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट से क्या हुआ कि ये पूरा लूप जो है वो आपके पास ब्रेक हो गया। फिर अब हम कहेंगे कि अगर तो मैक्सिमल ट्रू हो जाए, यानी कि ये वाली कंडीशन 6 लाइन वाली एग्जीक्यूट ना हो और मैक्सिमल ट्रू हो जाए, तो हम कहेंगे कि भाई पी आई जो है वो आपके पास मैक्सिमम है और उसको आउटपुट कर दें। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट स्यूडो कोड। इसमें हमने क्या किया कि एक फ़ंक्शन लिया जिसका नाम मैक्सिमा था। उसने अपने पास 2 पैरामीटर्स लिए, एक n यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ पॉइंट्स या टोटल नंबर ऑफ़ कार्ड्स एंड ऑल दैट स्टफ़। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें बेसिकली ये एनोनिमस या फिर रैंडम स्यूडो टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पे यूज़ हुई हैं। जैसे अब पॉइंट पी है, इसके ऐसा कोई लाइक ये नहीं बताया गया कि उसकी डेटा टाइप क्या है, और इस तरह से कुछ भी जो है एग्जैक्ट आपको नहीं बताया गया। ठीक है, तो कहने का मकसद है स्यूडो कोड यही होता है जो हर लैंग्वेज के लिए इक्वली एप्लीकेबल हो, और ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि जो आपकी इंटेंडेड ऑडियंस है, यानी कि हम किस बंदे के लिए लिखना चाह रहे हैं। अगर तो वो बंदा यानी कि ऑडियंस जिसके के लिए हम अपना कोड लिख रहे हैं स्यूडो कोड, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, तो फिर डेफिनेटली एक स्यूडो कोड जो है दैट विल वर्क आउट। लेकिन अगर कोई न्यू भी है, कोई बिगिनर है, तो फिर उसके लिए हमें ज़्यादा डिटेल्ड कोड लिखना पड़ेगा। इसी तरह रनिंग टाइम एनालिसिस की बात करें तो जब भी हम कोई मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि आया आपके पास 2 प्रोग्राम्स हैं, अगर हमने कंपेयर करना है कि 2 कोड्स में से बेस्ट कौन सा है, तो हम ये देखते हैं कि पहली बात तो ये कि वो रन करने में कितना टाइम ले रहा है, लाइक उसका रनिंग टाइम कितना है, एग्जीक्यूट होने में वो कितना टाइम ले रहा है, और दूसरा ये कि हम देखते हैं कि स्पेस फ्रेंडली कितना है, मेमोरी फ्रेंडली कितना है, यानी कि कितनी स्पेस ले रहा है, कितनी नहीं ले रहा। ठीक है, तो जो रनिंग टाइम होता है किसी भी एल्गोरिदम का, वो डेफिनेटली आपके कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करता है, आप लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह कंपाइलर ने कितनी ऑप्टिमाइजेशन की है, कितनी नहीं की, ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट होता है। सो फॉर द टाइम बिंग हम ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम या ब्रूट फोर्स 2 डायमेंशनल मैक्सिमा एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इसके डिफरेंट वेज़ हैं रनिंग टाइम को मेजर करने के। सबसे पहली बात तो हम ये नंबर ऑफ़ स्टेप्स काउंट कर सकते हैं स्यूडो कोड में। जैसे था ना कि एक मैक्सिमा फंक्शन डिक्लेयर किया, फिर एक फॉर लूप है, फिर डू लूप है, फिर इनर फॉर लूप है, एक देन स्टेटमेंट है, फिर ब्रेक है एंड ऑल दैट। तो या तो हम नंबर ऑफ़ स्टेप्स काउंट कर सकते हैं, या फिर हम ये काउंट कर सकते हैं कि एलिमेंट जो पी के हैं वो कितनी बार एक्सेस किए गए हैं, उनको कितनी बार कॉल किया गया है। ठीक है, या फिर हम नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस जो हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी रनिंग टाइम होता है वो बेसिकली आपकी इनपुट जो है यानी कि एन, उसके साइज़ पे डिपेंड करता है कि आया आप 10 कार्ड्स के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं या 1000 कार्ड्स के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। एक तो इस पे डिपेंड करता है, और दूसरा इस पे डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है इनपुट का, उसकी नेचर क्या है। ठीक है, अगर प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि क्या सारी इंटीजर डेटा टाइप्स के डेटा को आप कंपेयर कर रहे हैं या वो मिक्सड हैं, लाइक कुछ फ्लोट हैं, कुछ डबल हैं, कुछ कैरेक्टर डेटा टाइप है एंड ऑल दिस। सो बेसिकली 2 क्राइटेरियाज़ हैं, एक वर्स्ट केस टाइम और एक एवरेज केस टाइम, और हम ज़्यादातर जो है वो वर्स्ट केस टाइम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज केस टाइम को कंप्यूट करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज़ कि आपके पास वर्स्ट केस टाइम और एवरेज केस टाइम बेसिकली हैं क्या। तो देखें, वर्स्ट केस टाइम ये होता है कि अगर आपके पास साइज़ n है इनपुट का किसी भी, तो उसमें जितनी भी लीगल इनपुट्स हैं, लीगल इनपुट्स यानी कि जो वैलिड हैं, जो यूज़ हो सकती हैं एज एन इनपुट, तो उसका अगर हम कहें कि हर इनपुट एग्जीक्यूट होने में मैक्सिमम अपना टाइम लगे, यानी कि जितना टाइम वो ले सकती है ना, उसमें जो सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा टाइम है मैक्सिमम, उतना अगर हर इनपुट ले तो हम कहते हैं कि ये वर्स्ट केस टाइम चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आई जो है वो इनपुट की कोई भी एग्जांपल है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 3 4 से लेके 10 तक आपके पास इनपुट्स हैं, तो 1 एक अलग इनपुट इंस्टेंस है आपके पास, 2 उसमें से एक अलग इनपुट इंस्टेंस है, 3 अलग इनपुट इंस्टेंस है, इसी तरह 10 तक। तो आई जो है आपके पास पूरी इनपुट n जो साइज़ की है उसमें से एक इंस्टेंस है। इसी तरह आई के पास जब बार्स आ गए तो वो उसकी लेंथ को डिनोट कर रहा है, और टी ऑफ आई बेसिकली रनिंग टाइम आपके पास शो कर रहा है। तो देखें, वर्स्ट केस टाइम बेसिकली क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम जो किसी भी इनपुट इंस्टेंस के एग्जीक्यूट होने मिलेगा जब तक उसकी लेंथ जो है वो n तक, यानी कि टोटल साइज़ ऑफ इनपुट्स तक एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह अगर एवरेज केस टाइम की बात करें तो यहाँ पे देखें कि एवरेज केस टाइम बेसिकली आपके पास क्या है कि वेटेड सम है, यानी कि समेशन है किसकी, प्रोबेबिलिटी की,
और टाइम की। अब टाइम का तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आई है इस फार्मूला में, वो बेसिकली क्या डिनोट कर रही है कि आपके पास जितनी भी इनपुट इंस्टेंसेस हैं तो क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम पूरी इस इनपुट इंस्टेंस पे फॉर लूप हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं फ्रॉम 1 to n, तो कितने चांसेस हैं कि वो पर्टिकुलर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक सेट ऑफ इनपुट्स आपके पास 1 से लेके 10 तक इंटीजर्स भी हो सकते हैं, तो क्या चांस है कि फॉर सपोज़ उसमें से 3 कितनी टाइम आएगा या नहीं आएगा, या कितनी देर बाद आएगा, एंड ऑल दिस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली ये है। तो कहने का मकसद है कि जो वर्स्ट केस टाइम है वो क्राइटेरिया हम ज़्यादा अपने एल्गोरिदम्स में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज केस टाइम को कंप्यूट करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। और क्यों डिफ़िकल्ट होता है? क्यों? क्योंकि इसमें ये जो प्रोबेबिलिटी है ना किसी भी इनपुट इंस्टेंस के फाइंड आउट करने की, इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स आती हैं। और हमने लेक्चर 1 में देखा है एल्गोरिदम्स के, कि हमने जो है वो एल्गोरिदम में ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज़्यादा डिस्कस करना है, और हमने ना इस तरह की किसी डेप्थ में जाना है। ठीक है, तो एवरेज केस टाइम हम यूजली जो है वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट वी डू यूज़ मोस्टली इज़ वर्स्ट केस टाइम। सो दैट वाज ऑल अबाउट रनिंग टाइम एनालिसिस। और इस लेक्चर नंबर 3 में अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। टिल देन, खुदा हाफिज़।